जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले हमने 19/12/2023 को जो रीशेड्यूल एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 1 देख चुके हैं। तो आज पार्ट 2 देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सामाजिक विधि अधिनियमों का सही काला क्रमानुसार अनुक्रम कौन सा होगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम है, विशेष विवाह अधिनियम, दहेज विरोधी अधिनियम, बाल विवाह विरोध अधिनियम है और न्यूनतम वेतन अधिनियम दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाल विवाह विरोध अधिनियम जो कि 1929 में आया था, तो डी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो 4 सही हो जाएगा। देन उसके बाद ई आएगा, ई 1947। उसके बाद हमारा सेकंड आएगा विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, और लास्ट में दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में आया है। तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नातेदारी किनशिप के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसने भारत विधा संबंधी उपागम का प्रयोग नहीं किया है। तो के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु, जी.एस. घुरिये, इन तीनों लोगों ने जो है भारत विधा परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है, जबकि टी.एन. मदान जो है इन्होंने नहीं किया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान के सिद्धांत की भूमिका क्या है। तो संप्रत्ययीकरण का वर्गीकरण में, संक्षिप्त सार तैयार करने में जो पूर्व से ज्ञात हो, सिद्धांत स्वयं सिद्ध तथ्य से आरंभ होते हैं तथा स्वयं तथ्यों के निगमन पर समाप्त होते हैं, सिद्धांत तथ्यों की भविष्यवाणी करता है तथा हमारे ज्ञान में रिक्तता को इंगित करता है। तो यह जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा सेकंड। संप्रत्ययीकरण और वर्गीकरण में, संक्षिप्त सार तैयार करने में जो पूर्व से ज्ञात हो, तो स्वयं सिद्ध, यहाँ देखिए सिद्धांत स्वयं सिद्ध तथ्य से आरंभ होता है। तो जब सिद्ध ही रहेगा तो आरंभ कैसे करेंगे, तो सत्यापित करना बाकी रहता है, इसलिए सिद्ध नहीं होगा। तो यह हमारा ऑप्शन जो है गलत है। सिद्धांत तथ्यों की भविष्यवाणी करता है और हमारे ज्ञान के रिक्तता को इंगित करता है। तो ये सभी हो जाएंगे, ए, बी और डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, टालगट पार्सन्स के सामाजिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को अंतःक्रिया की एक व्यवस्था के रूप में समझा है, सही है। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के एक विश्लेषण हेतु अंतःक्रिया को अपनी मौलिक इकाई के रूप में लिया है, तो मौलिक इकाई के रूप में नहीं लिया है। उन्होंने परिस्थिति और भूमिका की जटिलता को व्यवस्था की बुनियादी इकाई के रूप में प्रयुक्त किया है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। सामाजिक व्यवस्था के अपने विश्लेषण में वे मुख्यतः संरचनाबद्ध घटकों में रुचि रखते हैं, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है अर्थात असत्य है, तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा कि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण हेतु अंतःक्रिया को अपनी मौलिक इकाई के रूप में लिया है, यह असत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया गया है किसे। तो चीन को किया गया है, ब्राज़ील को किया गया है, भारत को किया गया है और दक्षिण अफ्रीका को किया गया है। मलेशिया ऑलरेडी एक विकसित, विकासशील न होकर विकसित समाज अर्थव्यवस्था में आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ACDE। राइट आंसर हमारा सेकंड जो है यहाँ पे सही होगा। अगला है, आंकड़े के एकत्रीकरण में उपयुक्त चयन पद्धति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता
तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर, अध्ययन के उद्देश्य पर करता है, निधि की प्रायिकता पर करता है, और काल कारक पे डिपेंड करता है। समय कितना लगेगा, खर्च कितना होगा, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब जो है पद्धति के चयन में, आंकड़ों की उपयुक्त पद्धति के चयन में कारक के रूप में कार्य करते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, 4, ए, सी और डी। तो यहाँ पूछा है आनुवांशिक रूप से परिवर्धित फसलों जीएम क्रॉप के लाभ क्या है। अर्थात यहाँ पे पूछा है संकर प्रजाति के बारे में। तो जीएम फसलें किसान को अधिक उपज प्राप्त करते हैं, सही है। जीएम फसलों की सीमांत भूमि जो सूखा एवं लवड़ी भूमि की ओर उन्मुख होते हैं, ऐसी भूमि की खेती करने में सहायक होते हैं, यह भी कहीं कथन सही है। जीएम फसलें खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता में वृद्धि कर सकती हैं, यह भी सही है। गरीब किसान प्रौद्योगिकी के मामले में पिछड़ जाते हैं क्योंकि वे इसको नहीं वहन कर सकते हैं। तो यहाँ लाभ पूछा है, तो यह हमारा हानि में आएगा, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। जीएम फसलें पीड़कनाशी होती हैं, तो यह भी सही है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और ई। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वह 3rd हो जाएगा कि ये सब जीएम क्रॉप की जो है लाभ के रूप में देखे जाते हैं। अगला है विज्ञान सोपानिकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषयों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा डी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और समाज विज्ञान। तो इसका जो अगस्त कामटे ने बताया क्रम, तो गणित होगा, उसके बाद खगोल शास्त्र होगा, देन उसके बाद भौतिक है, उसके बाद रसायन है, उसके बाद हमारा जीव विज्ञान है, उसके बाद हमारा समाजशास्त्र आता है। तो इस तरह से अगस्त कामटे ने इसका वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पे केवल 4 ही सब्जेक्ट दिए हैं, जबकि इसमें 6 होते हैं। 6 विज्ञानों का वर्गीकरण इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है गैर प्रायिकता नॉन प्रोबेबिलिटी निदर्शन है। तो जहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग होता है तो वह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाती है। तो एक हो जाएगा हमारा बी, स्नोबॉल सैम्पलिंग, और उसके बाद कोटा सैम्पलिंग। ये जो दोनों हैं यह हमारे गैर प्रायिकता सैम्पलिंग में या नॉन प्रोबेबिलिटी निदर्शन में शामिल किए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और डी। क्लस्टर सैम्पलिंग और सरल यादृच्छिक प्रतिचयन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उस पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है जिसका वह सदस्य है। तो अल्फ्रेड शुट्ज, एरविन गॉफमैन, जॉर्ज मीड, चार्ल्स कूले। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड का मानना है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उसके पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है जिसका वह सदस्य, अर्थात जहाँ वह व्यक्ति रहता है आसपास जिनके समूह में रहता है उस आधार पर उसके व्यवहार को समझा जा सकता है। तो मीड का यह मानना है। अगला है सभ्यता के संघर्ष के विचार को निम्नलिखित में से लोकप्रिय बनाया है। चियोचा, सैमुअल हंटिंग, बीबी योरका, स्पेंसर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सभ्यता के संघर्ष के विचार जो है सैमुअल हंटिंग ने लोकप्रिय बनाया, हंटिंगटन। अगला है टालगट पार्सन्स की कृतियों को सही कालक्रम अनुसार जो है लगाना है। तो सही कालक्रम अनुसार लगाना है तो सर्वप्रथम इनकी जो पुस्तक आई थी वह द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन थी। तो यहाँ पे जहाँ पे बी नहीं है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो इनकी सेकेंड बुक रही वह द सोशल सिस्टम
रही है। उसके बाद इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी बताई है और आखिरी में द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी की चर्चा की है। तो यहाँ राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वह 4 होगा। अगला है पी.ए. स्वरूपकीन के अनुसार संस्कृति के कौन से 3 बृहद प्रकार हैं? चिंतनात्मक, आदर्शवादी, संवेदनशील, भौतिक। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ए, बी और सी हो जाएगा। चिंतनात्मक, आदर्शवादी, संवेदनशील, ये जो तीनों है इसकी चर्चा जो है इन्होंने कहा है, सरोकिन ने संस्कृति के रूप में बताई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीतियों को पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीतियों को पारिस्थितिकीय रूप में संधारणी संस्कृति के विकास हेतु आवश्यक माना गया है? यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाए सीमित साधनों का संरक्षण नहीं होगा। उसके बाद अपशिष्ट को कम करना, प्रदूषक संबंधी कठोर विनियम हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके हम जो है संधारणी संस्कृति के विकास हेतु एसडीजी डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है कि ऐसा प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग की जाए कि हमारे भविष्य के लिए भी बचा रहे। तो उसी संधारणी संस्कृति की बात यहाँ हो रही है। तो यह तीनों हो जाएंगे ए और ए, बी, सी। उत्पादन के वितरण का स्वचालनीकरण, जब अर्थात सभी को अपने अनुसार साधनों का प्रयोग करने को बोल दिया जाएगा तो उसका अंधाधुंध उपयोग करेंगे, तो इसलिए 4 नहीं होगा। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1839, 1798, 1835, 1857। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1839। कहीं कहीं आपको 1838 ज़्यादा देखने को मिलता है पर चर्चा में है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो है कहीं आपको 1839 भी मिल जाती है देखने को, एनसीईआरटी और इग्नू की बुक में। तो इसलिए 1839 यहाँ पे राइट है। अगला है 1953 में किसने भारतीय साधुओं का अध्ययन किया है? तो जीएस घुरिये हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन साधुस में जो है भारतीय साधुओं का जो है अध्ययन किया। अगला है सीमा शुल्क व्यापार गैट पर सामान्य समझौता कब किया गया था? तो यह सीमा शुल्क व्यापार पर जो सामान्य समझौता हुआ था वह 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्राथमिक समूह में अंतर्निहित दशाएं व शर्तें हैं। तो प्राथमिक समूह में शारीरिक भौतिक निकटता देखने को मिलती है, छोटा आकार होता है, संबंधों में स्थायीपन होता है। तो ए, बी, सी जो है हमारे राइट हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला है पर्यावरणीय मुद्दों की व्याख्या करने में समाजशास्त्रियों की भूमिका में इनमें से कौन सी नहीं है? तो समाजशास्त्री यह प्रदर्शित करते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण पर मानवीय सामाजिक प्रतिरूप किस प्रकार से दबाव डालते हैं। सही है। समाजशास्त्री यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि किस प्रकार पर्यावरणीय क्षति समान रूप से वितरित नहीं है, कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए समाजशास्त्री उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी को विकास करना समाजशास्त्रियों का कार्य नहीं है, तो यह जो है हमारा गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि समाजशास्त्री पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जनमत हेतु अनुसंधान कर सकते हैं, तो यह भी सही है। जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा 3rd हो जाएगा कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए समाजशास्त्री उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट गलत। अगला है
तो भारत में ग्रामीण अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित पुस्तकों का काल क्रम अनुसार देना है। तो सर्वप्रथम आ जाएंगे इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे ने अध्ययन किया था। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे गए। उसके बाद एस.सी. दुबे के बाद जो अध्ययन करते हैं वह है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, M.N. श्रीनिवास के द्वारा किया गया था। देन उसके बाद हमारे आंद्रे बेतई अपनी कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक में अध्ययन करते हैं। देन रूरल अर्बन आर्टिकुलेशन, B.R. चौहान ने राजस्थान में अध्ययन करके जो है अपनी ग्रामीण अध्ययन किया था। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा थर्ड होगा, BDCA। अगला है निम्नलिखित में से किसने 5 मुख्य उपागमों को चिन्हित किया है जो महिला एवं विकास के संबंधों में अंगीकृत किया गया है? डायना एल्सन, कैरोलीन मोसर, नाइला कबीर या मैक्सवेल? तो कैरोलीन मोसर हैं जिन्होंने 5 उपागमों को चिन्हित किया है महिला एवं विकास के संबंध में। अगला है कुट्टटम। कुट्टटम क्या है? तो कुट्टटम एक प्रस्थानिक, प्रवंशी और बहिर्विवाही समूह है। तो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित प्रकाशनों को अवरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो समुद्री जीव वैज्ञानिक रसेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक का प्रकाशन किया जो लोगों तथा पर्यावरण के प्रति विषैले रसायनों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करती है। तो सर्वप्रथम यही था। तो यहाँ हमारे 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई, तो ये नहीं होगा। पॉल एहलरिच ने पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे का प्रकाशन किया जिसमें तीव्रतर तरीके से बढ़ रहे मानव संबंधी पारिस्थितिकी खतरों का वर्णन किया। तो देन दूसरे नंबर पे हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह हमारा 4 हो जाएगा, ACEBT। उसके बाद आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, नहीं सॉरी, उसके बाद आएगा हमारा लास्ट, क्लब ऑफ रोम ने द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ की प्रगति या विकास की लिमिट क्या है उसके बारे में प्रकाशित किया है। देन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई थी 19। उसके बाद जो हमारा रसायन विज्ञान के शेरवुड, रोलैंड, मार्को मोरिलीना ने ऐतिहासिक जांच परीक्षण को प्रकाशित किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट में जो है ए रहा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है केवल आप पढ़ते तो है नहीं, क्योंकि ये सब बाहर से लेटेस्ट में पूछ लिया जाता है। तो इन क्वेश्चन में तुक्का ही ज़्यादातर बच्चे मार के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने इनमें से केवल एक ही पुस्तक का नाम सुना होगा, पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ जो राइट आंसर था वह 4 है। अगला है निम्नांकित में से केंद्रीय मूल प्रवृत्ति के मापक हैं। तो माध्य होगा, बहुलक होगा, माध्यिका होगा कि जनगणना? तो यहाँ ABC हमारा सही है, माध्य हो जाएगा, बहुलक होगा और माध्यिका केंद्रीय मूल प्रवृत्ति के मापक हैं। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वह 4 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है दिए गए कोटे के अनुसार। तो सिक रोल की जो बात करते हैं, ये इसी पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। सिक रोल मल्टी मॉडर्निटी की बात जो करते हैं वह आइजेन स्टेट करते हैं। टाइम एंड स्पेस की बात किसने किया है? डिस्टिंक्शन एंथनी गिडिंग्स करते हैं। अनियमी की बात करते हैं इमाइल दुर्कीम। तो यहाँ राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। यहाँ इस पेपर में जो है पार्सन से रिलेट करके जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अगला प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास ने वर्ष 1966 में प्रभुत्वशाली जाति की किन विशेषताओं को विनिर्दिष्ट किया है? तो आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति, जाति अनुक्रम में उच्च पदानुक्रम की स्थिति, संख्यात्मक सुदृढ़ता, कृषि योग्य भूमि का मात्रात्मक रूप में बड़ा आकार। तो ये चारों जो है एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभुत्वशाली की विशेषताओं की चर्चा की है। तो यहाँ हमारा ये नहीं होगा गांव के बाहर का नेटवर्क या संबंध, तो इसे छोड़ चारों हो जाएगा। तो ABCD अर्थात ऑप्शन सेकेंड जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता हो सकती है। तो अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या देखने को मिलता है? लघु और सरल होनी चाहिए, तर्क संगत अनुक्रम में होनी चाहिए, यह भी होनी चाहिए, तकनीकी शब्द अस्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तो यह गलत है, खुले प्रश्नों को जितना हो सके टालना चाहिए, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा A, B और D। तो A, B और D हमारा ऑप्शन 3 में है। अगला प्रश्न है, 1960 से 1990 तक पूर्वी एशियाई राष्ट्रों एशियन मिरेकल का अनुभव किसका परिणाम था? W. रोस्टो के आर्थिक वृद्धि के चरणों के मॉडल का, अभिसरण के सिद्धांत पर आधारित नीतियों का, ट्रिकल टाउन सिद्धांत का, या नव उदारवादी नीतियों का? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नव उदारवादी नीतियों का। अगला प्रश्न है, किसी के पिता के बहन के संबंध में उसके मामा के प्रकरण के समान रूप में रेखांकित की गई किसी सामाजिक भूमिका को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो प्रश्न देखिए, ये बहुत घुमा के पूछा है। इसमें मामा के प्रकरण के समान डाल के कन्फ्यूजन पैदा किया है, तो कई बच्चों ने मातुल्य संबंध को मार दिया है। लेकिन जो यहाँ बुआ के बारे में पूछा, जहाँ बुआ को महत्व दिया जाता है, उसे पितृस्व संबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैनुअल कैसेल्स के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की वैश्विकता संबंधी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो संबंधी वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, वैश्विक वित्तीय बाजार। तो यहाँ जो राइट के हम जो हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड, कि विरोधी आंदोलन तो होगा नहीं, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वैश्विकता का संबंध बात हो रही है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह वैश्विक वित्तीय बाजार, बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय कार्य उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन विज्ञान प्रौद्योगिकी का चयनात्मक वैश्वीकरण। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, BCDE। अगला प्रश्न है, USA में वैश्वीकरण द पैट्रियाट मूवमेंट, वैश्वीकरण के विरुद्ध द पैट्रियाट मूवमेंट निम्नलिखित में से किसकी कृतियों से प्रेरित है? अल्विन टॉफलर से, विलियम पियर्स से, मैनफोर्ड वी स्टेजर से, मार्टिन अब्रो से। तो द पैट्रियाट पीजेंट मूवमेंट जो है यह विलियम पियर्स से जुड़ा है, और यह यूएस में वैश्वीकरण के विरुद्ध जो है किया गया था, द पैट्रियाट मूवमेंट। तो विलियम पियर्स के कृति से जो है प्रेरित होकर सबने उस मूवमेंट को चालू किया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किया जाना चाहिए। तो सूची 1 में जो है विचारक है, दूसरे में सैद्धांतिक दृष्टिकोण या सापेक्ष महत्व है। तो सूची 1 पहला है इमाइल दुर्खीम। तो इमाइल दुर्खीम जाने जाते हैं प्रकार्यवाद के संदर्भ में। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन से हमारा आंसर हो जाता। जॉर्ज हर्बर्ट मीड जाने जाते हैं अंतःक्रियावादी के रूप में। जेसी अलेक्जेंडर जाने जाते हैं नव प्रकार्यवाद के रूप में।
और कार्ल मार्क्स जाने जाते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में। तो यहाँ राइट आंसर सेकंड होगा। अगला प्रश्न है, यह किसका प्रेक्षण या आकलन है कि ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र होते हैं? उनके पास उनकी ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें होती हैं और किसी विदेश संबंध अधिकांशतः स्वतंत्र होते हैं। तो यहीं से हमारा आंसर पता चलता है कि किसने ग्रामीण समुदाय या समाज को लघु गणतंत्र कहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा चार्ल्स मेटकॉफ। कौन सा होगा? चार्ल्स सीटी मेटकॉफ। अगला प्रश्न है, वह परिवार जो किसी समूह से एक दूसरे के पतियों के साथ कई बहनों, पुत्र, संगोत्रों के अंतर्विवाह पर आधारित होता है वह कहा जाता है? पितृसत्तात्मक, सिंडियास्मियन, समरक्त या पुनालुवन? तो पुनालुवन परिवार कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है, जब एक समूह की शादी दूसरे समूह में की जाती है तो उसमें क्या होता है कि उस समूह का व्यक्ति अपने समूह की प्रत्येक महिलाओं के साथ, पुरुष प्रत्येक महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उस वक्त समूह विवाह कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर पुनालुवन या समूह विवाह होगा। अगला प्रश्न है, लुईस बर्थ के अनुसार शहरी जीवन में अवैयक्तिक बनाने में निम्नलिखित में से कौन से चर आवश्यक हैं? कौन से चर आवश्यक हैं? तो लुईस बर्थ के अनुसार, तो लुईस बर्थ ने आकार की बात की है, सघनता अर्थात घनत्व की बात की है, घनत्व, तीसरा विषमता की बात की है। तो सी, डी और ई हमारा जो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह के नियम से तात्पर्य है पति का दर्जा सदैव पत्नी की अपेक्षा उच्चतर होता है, पत्नी का दर्जा सदैव पति से अपेक्षा उच्चतर होता है, पति पत्नी का दर्जा कोई मायने नहीं रखता, केवल पत्नी का दर्जा मायने रखता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा कि अनुलोम विवाह में पति जो होता है, पुरुष जो होता है वह उच्च होता है और स्त्री निम्न कुल की होती है। और प्रतिलोम विवाह में जस्ट इसका उल्टा होता है, स्त्री उच्च कुल की होती है और पुरुष जो है निम्न कुल का होता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रौद्योगिकी प्रणाली में पृष्ठ का कोई न कोई संस्थानिक व्यवस्था निहित होती है। सही है। प्रौद्योगिकी की उन्नति, द्रुतगामिता एवं प्रकृति अंतः स्थानिक व्यवस्था पर उतनी निर्भर करती है जितनी ही स्वयं पूर्व औद्योगिक अवस्था पर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। अगला है, मूथरस्ट का आशय है, मूथरस्ट का आशय है। तो यहाँ मूथरस्ट से आशय जो है माता के अधिकार से होगा। अब यहाँ पे अनुवादन गलत हुआ है क्योंकि इंग्लिश में पेपर बनता है और हिंदी में उसको अनुवादित किया जाता है, तो थोड़ा हो सकता है इसका अनुवादन गलत हो। मूथर अष्ट, तो राइट आंसर जो है वह माता के अधिकार से है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण में नहीं आता है? अंशकालिक कार्य का संचालन, सुनहरा विक्राम कार्य साझा करना, नियत घंटे में कार्य घंटे। तो सूचना प्रौद्योगिकी में नहीं आता है, या औद्योगिक में नियत कार्य के घंटे लागू किए जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह 4 होगा। सूचना संचार प्रौद्योगिकी में अर्थात वर्तमान समय में अंशकालिक में कार्य संचालन हो जाता है, अर्थात कम समय में कोई कार्य किया जा सकता है। सुनमग्य कार्य समय होता है और कार्य साझा करना होता है, अर्थात सहयोग के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर 4 होगा, जो कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण में नहीं आता है। पराराष्ट्रवाद की अवधारणा किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो पराराष्ट्र की अवधारणा जो है
वह भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से संबंधित है। किससे? वैश्वीकरण से। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसके बाद की जो प्रश्न है वह आपके आरसी अर्थात आरसी से है, जो कि आपको पढ़ के करना होता है, तो आप कर लेंगे, या पेपर जो है अभी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।